हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, पहाड़ तूफान का भी रुख मोड़ देते हैं। हवाओं के भरोसे मत उड़, पहाड़ तूफान का भी रुख मोड़ देते हैं। अपने पंखों पे भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे भी उड़ लेते हैं। नमस्ते बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल पर जिसका नाम है एक्स्ट्रा पीरियड। मेरा नाम है आशुतोष दुबे और आज मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो दो टॉपिक रहेंगे जिनमें काफ़ी अच्छे और बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों, जो हम लोग टॉपिक आज पढ़ेंगे वो टॉपिक हैं ये। आज के टॉपिक हैं चेंज इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ड्यू टू चेंज इन रिएक्शन, एंड दूसरा टॉपिक रहेगा नेचर ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन कोशिएंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आज हम लोग इन दो टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा क्योंकि मैंने पहले जो वीडियोस बनाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी सारी बातें से सीख लेते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे हुए। बच्चों, सबसे पहले देखो, चेंज इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ड्यू टू चेंज इन रिएक्शन, ये हेडिंग लिखा हुआ है और हमें इसी के बारे में अभी पढ़ना है। इसमें अलग अलग कंडीशंस बनेंगी और उसके लिए आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट्स भी ध्यान रखने होंगे। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है बच्चों, वो कॉन्सेप्ट ये है, कॉपी पेन निकाल के बैठना और सारी बातें जल्दी जल्दी नोट करते चलना। ठीक है, हो सकता है थोड़ी स्पीड मेरी तेज रहे तो आप लोग जहाँ पे स्पीड आपको तेज लगे वीडियो को रोक के पहले कॉपी पे नोट कर लेना और उसके बाद फिर से वीडियो को प्ले कर लेना। ओके, तो बच्चों, पहला कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, यानी कि अगर किसी रिएक्शन को पलट दिया जाए, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, देखो हेडिंग पे देखो, चेंज इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंज देखना है, कैसे चेंज होता है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है 1 अपॉन करके लिख दिया जाता है। इसका मीनिंग समझो बच्चों, इसका मीनिंग ये है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है a प्लस बी और a प्लस बी से बना है c प्लस डी और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा गया है K1, जबकि एक दूसरी रिएक्शन इस तरह से लिखी गई है, इसी को रिवर्स करके लिख दिया c प्लस डी और इससे बना दिया a प्लस बी और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला है K2 और आपसे पूछा है कि K2 की वैल्यू क्या होगी। पहली वाली रिएक्शन को ध्यान से देखो, a प्लस बी से c प्लस डी बना था। दूसरी रिएक्शन को ध्यान से देखो, c प्लस डी से a प्लस बी ऐसे बनाया। इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है, उल्टा कर दिया है। और जब रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, मैंने बोला है रेसिप्रोकल, यानी कि 1 अपॉन करके लिख देंगे। तो K2 इक्वल्स हम लिख देंगे 1 अपॉन K1। ठीक है, तो K2 इक्वल्स हो गया 1 अपॉन K1। इसको जल्दी से कॉपी पे नोट कर लो कि जब किसी रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 अपॉन करके लिख दिया जाता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने ये बताया, इसी को जरा रिएक्शन के फॉर्म में अगर देखें, ध्यान से देखते चलना, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको अब मैं जरा साफ कर रहा हूं। दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लो बच्चों ऐसे दिया होता N2 प्लस 3H2 और इससे बना 2NH3 और इसके लिए बोला गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। अब इसी रिएक्शन को रिवर्स करके बोल दिया गया 2NH3 और इससे बना N2 प्लस 3H2 और आपसे पूछा गया कि इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है उसकी वैल्यू क्या होगी। पहली वाली रिएक्शन के लिए K1 है, दूसरी रिएक्शन को ध्यान से देखो, दूसरी रिएक्शन क्या है, फर्स्ट रिएक्शन को ही रिवर्स करके लिख दिया गया है। देखो, इधर वाला इधर लिख दिया, इधर वाला इधर लिख दिया। तो जब कोई रिएक्शन रिवर्स हो जाती है तो मैंने बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो K2 है वो 1 अपॉन K1 इस तरह से लिख दिया जाएगा। पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे एक और मैं छोटा सा एग्जांपल ले लूं, उससे भी आपको और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। मान लो बच्चों ऐसे होता H2 प्लस I2 और इससे बन गया 2HI और इसके लिए बोला गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1।
फिर इसी रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दिया गया 2HI और इससे बना दिया H2 प्लस I2 और इसके लिए पूछा है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है ये क्या होगा। पहली वाली रिएक्शन को ही केवल रिवर्स कर दिया है, पलट के लिख दिया है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, बच्चों ये K1 K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे हुए हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 ये हो जाएगा 1/K1। अब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी कि जब रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को 1/ इस तरह से लिख दिया जाता है। इसके बाद बच्चों जो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट नंबर 2। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी रिएक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी रिएक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं कि उस नंबर को पावर में लिख दिया जाता है। ऐसे सुनने से बात कम समझ में आएगी, एग्जाम्पल लिखूंगा आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए मैंने कहा जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज करो कि एक कोई रिएक्शन है A प्लस बी और इससे बना है C प्लस डी और इसके लिए बोला गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। फिर दूसरी रिएक्शन ऐसे लिखी गई है 2A प्लस 2B और इससे बना दिया 2C प्लस 2D और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है और इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर वाली रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करने से ये वाली रिएक्शन बनी है, तो ऊपर वाली में जब 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक, तो जो K2 है ये हो जाएगा K1 की पावर 2। बच्चों जिस 2 से मल्टीप्लाई करने से ये रिएक्शन बनी है उसी 2 को इस तरह से पावर में लिख दिया गया, आंसर आ गया। बात भी समझ में आपको आ गई होगी। मैं जरा एक दो एग्जांपल और लिखता हूं ताकि पूरी बात आपको समझ में आ जाए। सपोज करो बच्चों इस तरह से होता, ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बोला है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है वो नंबर पावर में चला जाता है, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों इस तरह से था कि N2 प्लस 3H2 और इससे बना है 2NH3 और इसके लिए लिखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। ओके, अब इसी रिएक्शन को इस तरह से लिख दिया जाए अगर कि 2N2 प्लस 6H2 और इससे बना दिया गया 4NH3, ठीक, और इसके लिए पूछा गया है कि K2 क्या होगा। अभी अभी मैंने बोला जब किसी रिएक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो पावर में चला जाता है। आपको इसके लिए K2 पता करना है। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो K2 जब आप पता करोगे तो फर्स्ट वाली रिएक्शन में जब 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो सॉरी ये मैंने NH3 लिख दिया, एक मिनट थोड़ा इसको सही कर दूं, NH3 नहीं बच्चों, ये गलती से NH3 लिख दिया, ये N2। ओके, अब सही है, ये पहले वो गलती से लिख दिया था NH3, ठीक। इस वाली इक्वेशन में आप देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, ये N2 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2N2 हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया। तो फर्स्ट रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए फर्स्ट रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी पावर लिख देंगे 2। इट मींस आंसर हुआ K2 इक्वल्स K1 स्क्वायर। क्लियर। जरा अगला एग्जाम्पल देखो। मान लो बच्चों ऐसे होता कि 2NH3 और इससे बना है N2 प्लस 3H2, ठीक, और इसके लिए लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 और उसके बाद पूछा गया है कि NH3 से जब बनेगा हाफ N2 प्लस 3/2H2 तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 क्या होगा। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाओ जो अभी मैंने बताया था। बच्चों फर्स्ट रिएक्शन में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये वाली रिएक्शन बन जाए। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो ये 2NH3 था, यहां पे बचा NH3, यानी कि एक बात समझ में आ रही है कि अगर इस रिएक्शन में ऊपर वाली रिएक्शन में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वाली रिएक्शन बन जाएगी। देखो 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे ही बन रही है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने से
ये रिएक्शन बन रही है, तो K2 आपको पता चल जाएगा K1, और इस रिएक्शन में कितने से मल्टीप्लाई करने से ये वाली बनी है 1/2, तो K1 की पावर 1/2। इतनी तो मैथमेटिक्स आपको आती ही होगी कि जब किसी की पावर 1/2 लिखी होती है तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, यानी कि आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं K2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट K1। समझ में आ गई बात? तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद बच्चों जरा अगला देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 3। जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब कुछ रिएक्शंस को आपस में ऐड किया जाता है, ठीक है, 2 रिएक्शंस को, 3 रिएक्शंस को, 4 रिएक्शंस को, चाहे जितनी रिएक्शंस को, जब कुछ रिएक्शंस को आपस में ऐड करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, सारी रिएक्शंस के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इस बात को ऐसे समझो जैसे मान लो कोई एक रिएक्शन ऐसे है कि A से बना B और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, फिर B से बना C, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, ठीक, और उसके बाद C से बना D, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3। और आपसे पूछा गया है कि अगर इन तीनों रिएक्शंस को आपस में ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा। तो बच्चों जब इनको आपस में आप ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। आपस में ऐड करोगे तो इधर इस B से ये B कैंसिल हो जाएगा, इस C से ये C कैंसिल हो जाएगा, केवल रिएक्शन इतनी बचेगी, इस साइड में केवल A बचा और इस साइड में केवल D बचा, यानी कि A से डायरेक्ट D बन गया है। तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K होगा, इन तीनों रिएक्शंस को आपस में ऐड किया गया था, इसलिए K1 इंटू K2 इंटू K3 इस तरह से कर दिया जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने बोला जब कुछ रिएक्शंस को हम आपस में ऐड करते हैं और ऐड करके कोई नई रिएक्शन बनाते हैं, तो जितनी रिएक्शंस को आपस में ऐड किया है, जोड़ा है, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो बच्चों अभी हमने 3 कॉन्सेप्ट सीखे हैं। 3 कॉन्सेप्ट कौन कौन से सीखे हैं, जल्दी से ध्यान से देखिए। हम लोगों ने जो पहला कॉन्सेप्ट सीखा है वो ये सीखा है कि अगर कोई A से B है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 अगर है, तो जब हम इसी को रिवर्स कर देंगे, यानी कि B से A, तो जो K2 होगा ये 1/K1 होगा। एक तो हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा है, दूसरा कॉन्सेप्ट सीखा जब किसी रिएक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में वो नंबर पावर में चला जाता है। यानी कि अगर कोई A है और उससे B बन रहा है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, तो जब हम लिखेंगे 2A और इससे बना 2B, तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 होगा ये K1 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अगर लिखा होता 3A और इससे बना 3B, तो जो ये यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K, मैं इसको K2 और K3 इस तरह से ना लिख के चलो केवल K लिख देता हूं, तो इसके लिए K होगा K1 क्यूब। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट रिएक्शन थी उसी में 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये रिएक्शन बनी है, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इस K1 की पावर हो जाएगा 3। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है वो नंबर पावर में चला जाता है। अभी यही तो मैंने आपको समझाया था। और इसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट हमने सीखा है वो ये कि जब हम एक से ज्यादा रिएक्शंस को आपस में ऐड करते हैं तो सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यही तो भी बताया था। जैसे A से बना B ये K1, B से बना C ये K2, C से बना D और ये K3, अगर इस तरह से है और इन रिएक्शंस को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने पे B से B कैंसिल होगा, C से C कैंसिल होगा, बन जाएगा A से D, और इसके लिए जो K है ये होगा K1 इंटू K2 इंटू K3। मुझे लगता है ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों जल्दी से जरा देखते हैं इनके क्वेश्चंस। ध्यान से देखिएगा।
आपके सामने एक क्वेश्चन है, फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यूज आर गिवन। ए से बना बी, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2, बी से बना सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 4, सी से बना डी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 ये दिया है 3। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ए सी डी क्या होगा? यही तो अभी मैंने आपको समझाया था। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? जो तरीका था वही तरीका लगाना है। देखिए, ए से डी बनाना है, तो ए से डी कैसे बनेगा? तो पहले तो ए से बी बना और इसके लिए K1, इसकी वैल्यू दी हुई है 2। इसके बाद बच्चों बी से सी बना और इसके लिए जो K2 है ये वैल्यू दी हुई है 4, और इसके बाद सी से डी बना और इसके लिए K3, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3, इसकी वैल्यू दी हुई है 3। ये हमने लिख लिया। अगर इन तीनों रिएक्शंस को आपस में ऐड कर दें तो देखो क्या होगा। ऐड करने पे ये B से B कैंसिल होगा, C से C कैंसिल होगा, बचा A से बन गया डायरेक्ट D। और इसी के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्वल्स हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, K1 इंटू K2 इंटू K3। जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 4 इंटू 3, और ये आंसर आ गया 24। तो जिस ऑप्शन में 24 लिखा मिले उसी को हम आंसर बता देंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं उन्हीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गिवन N2 प्लस 3H2 2NH3, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है K1। N2 प्लस O2 से बना 2NO, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है K2। H2 प्लस हाफ O2 से बना H2O, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है K3। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ये वाली जो रिएक्शन है इसके लिए पूछा गया है। ध्यान से देखिए, ये वाली जो रिएक्शन है इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है, और ये तीन रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 K3 दिए गए हैं। बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन अगर नीट में या जेई में आता है तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे इसका पूरा मेथड समझ लेना। जिस रिएक्शन के लिए पूछा गया है उसमें सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड में, मतलब एरो के लेफ्ट साइड में क्या क्या है। तो आपको जो रिएक्शंस दी गई हैं उनको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि जो लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट साइड में आ जाए। जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने ध्यान दिया NH3 पर। ये जो रिएक्शन है इसमें NH3 एरो के लेफ्ट साइड में है, तो आपको ऊपर जो तीन रिएक्शंस दिए हैं उनको इस तरह से लिखो। उनमें पहले देखो NH3 है किसमें? NH3 पहली वाली रिएक्शन में है। अब NH3 हमें लेफ्ट साइड में चाहिए, तो इसको ऐसे लिखो कि NH3 लेफ्ट साइड में आ जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखते रहना, सुनते रहना। हमें इस फर्स्ट वाली रिएक्शन को रिवर्स करके लिखना पड़ेगा, तभी तो NH3 लेफ्ट साइड में आएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, जरा करते हैं रिवर्स। देखो, फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स किया तो ये आया N2 प्लस, सॉरी ये रिवर्स करके ही मैं डायरेक्ट लिखूं, N2 क्यों लिख रहा हूं? देखो बच्चों, जब आप इसको पहली वाली रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो ये आया 2NH3, और 2NH3 से लिख देंगे N2 प्लस 3H2। ठीक, जब हमने रिएक्शन रिवर्स कर दी तो K1 नहीं, रिवर्स कर दिया तो अब यहां पे लिखा जाएगा 1/K1। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्योंकि जब रिएक्शन रिवर्स कर दी जाती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/ लिखा जाता है। अभी कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं। उसके बाद देखिए, पहली रिएक्शन रिवर्स करके क्यों लिखी है समझ गए? इसलिए लिखी क्योंकि हमें NH3 एरो के लेफ्ट साइड में चाहिए। तो NH3 को लेफ्ट साइड में लाने के लिए इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिखना पड़ेगा, और जब रिवर्स किया तो ये हो गया 1/K1। इसके बाद बच्चों जरा देखो, O2 जो है वो लेफ्ट साइड में चाहिए, तो O2 इसमें भी लेफ्ट साइड में है, इसमें भी। इसका मतलब इन दोनों रिएक्शंस को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों रिएक्शंस जैसे लिखी हैं वैसी ही हम रखेंगे। इसके बाद जरा देखो बच्चों, NO राइट साइड में है, NO राइट साइड में है, यानी कि कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। 2NO इसमें थे, 2NO इसमें है। ओके, फिर जरा देखो H2O। एक चीज और ध्यान से देखो, यहां पर
H2O का नंबर जरा देखो कितना आ रहा है 3। तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। H2O का नंबर 3 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करो कि H2O का नंबर 3 हो जाए। तो H2O का नंबर 3 रखने के लिए यहां पर तो H2O केवल 1 लिखा हुआ है, 3 करने के लिए हमें इस वाली रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहली रिएक्शन को रिवर्स किया क्योंकि NH3 को लेफ्ट में लाना था। थर्ड वाली रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें H2O 3 चाहिए। और जो सेकेंड वाली रिएक्शन थी इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 2NO है, हमें 2NO ही चाहिए। 2NO हमें राइट साइड में चाहिए, इसमें राइट साइड में ही, एरो के राइट साइड में ही है। तो सेकेंड रिएक्शन जैसी लिखी है वैसी ही लिख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सेकेंड रिएक्शन हो गई N2 प्लस O2 और इससे बना है 2NO और इसके लिए K2 लिखा हुआ था तो K2 ही हमने लिख दिया। और थर्ड रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि H2O का नंबर हमें 3 चाहिए। तो जब थर्ड रिएक्शन में बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो जरा अकल लगाना, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वाले में, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी 3H2 प्लस 3/2O2 और इससे बन जाएगा 3H2O। और जब 3 से मल्टीप्लाई किया है तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है इसकी पावर हमें करनी पड़ेगी 3। तो जो K3 लिखा हुआ था उसकी पावर हमें 3 करनी पड़ेगी। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अब बच्चों जरा इनको जोड़ देते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो देखो जरा, इस N2 से ये N2 कैंसिल हो गया, लेफ्ट एंड राइट वाले कैंसिल होते हैं। लेफ्ट लेफ्ट वालों को कैंसिल मत कर देना, राइट राइट वालों को कैंसिल मत कर देना। लेफ्ट से राइट वाला कैंसिल होगा तो N2 इधर लेफ्ट में था, इस वाले में राइट में है, ये कैंसिल हो गया। ठीक, इसके बाद बच्चों जरा देखो और क्या हो सकता है, ये देखो 3H2 है, 3H2 से ये 3H2 कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है? अब कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है, बस इसी को जरा ऐड कर लेते हैं। इन तीनों रिएक्शंस को ऐड किया, क्या बचा 2NH3 प्लस, ध्यान से देखो O2 प्लस 3/2O2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो O2 एंड 3/2O2 ये आ जाएगा 5/2O2 और इससे बन गया 2NO राइट साइड में। यहां तो कुछ नहीं बचा, यहां बचा था 2NO प्लस 3H2O। तो बच्चों इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, वो क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इन तीन रिएक्शंस को आपस में ऐड किया था तो इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1/K1 इंटू K2 इंटू K3 की पावर 3। बस आपको चेक करना है जिस ऑप्शन में इसी को सॉल्व करके लिखा गया हो उसी को आंसर बता देंगे। K2 K3 की पावर 3/K1 इस तरह से आंसर आना चाहिए। और इस तरह से बच्चों फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये हो गया इसका आंसर। जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लो, मैं थोड़ा साइड में हुआ जा रहा हूं, फटाफट देखो। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। जो भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, आपको बस इतनी अकल लगानी है कि जो रिएक्शंस दी हैं उनको चाहे पलट के लिखना पड़े लिख देना, चाहे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े कर देना, जो मन में आए करना, कुल मिला के इतना कर लेना कि उनको आपस में ऐड करके और कैंसिल करने पे क्वेश्चन में जो रिएक्शन पूछी गई है वो रिएक्शन हमारी बन जाए। अगर रिएक्शन को रिवर्स करना तो 1 करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख देना। अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है वो नंबर पावर में पहुंचा देना। कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग 3 रिएक्शंस 1, 2 एंड 3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन। ये 1, 2, 3 तीन रिएक्शन दिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, K2, K3 इनके दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट, और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है ये हमें पता करना है। ठीक,
तो आपको क्या करना होगा, आपको बस थोड़ी सी अकल लगानी होगी, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, थोड़ा अपना आईक्यू इस्तेमाल करना होगा। बच्चों देखो यहां पे एक आपको हिंट छुपा हुआ मिल रहा है। हिंट देखो ये है, यहां पे H2O है, यहां पे H2O है और इस वाली रिएक्शन में 2H2O लिखा है। इसका मतलब थोड़ा सा आपको यहां से एक हिंट मिला। क्या हिंट मिला? कि शायद इन दो ऊपर वाली रिएक्शंस को आपस में ऐड किया गया है, तभी H2O ने मिलके 2H2O बना दिया। ये बात देखो और भी कंफर्म हो रही है। कैसे? यहां पर 4H2 लिखा है और इसके ऊपर वाली दोनों रिएक्शंस में देखो, इसमें H2 है, इसमें 3H2 है, तो H2 एंड 3H2 मिलके ही तो 4H2 बनते हैं। तो यहां से आपको बच्चों एक हिंट मिला। हिंट ये मिला है कि ऊपर वाली दोनों रिएक्शंस को जोड़ के ऐड करके तीसरी वाली रिएक्शन बनाई गई है। जरा हम इनको अलग से ऐड कर लेते हैं। पहली रिएक्शन थी CO प्लस H2O और इससे बना था CO2 प्लस H2 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है K1। फिर था बच्चों CH4 प्लस H2O और इससे बना CO प्लस 3H2 और इसके लिए लिखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। जरा बच्चों इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करते हैं आपस में। देखो जब आप ऐड करोगे, ऐड करने का मतलब इनको जब जोड़ोगे तो पहले तो चेक करो क्या कोई चीज कैंसिल हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है। CO यहां पे है, CO यहां पे है, लेफ्ट एंड राइट कैंसिल हो जाएंगे। अब H2O लेफ्ट में है, राइट में है नहीं, तो H2O कैंसिल नहीं हो सकता। CH4 लेफ्ट में है लेकिन राइट में कहीं है नहीं, तो CH4 भी कैंसिल नहीं हो सकता। जरा ऐड करके लिख देते हैं। इधर बचा CH4 प्लस 1H2O 1H2O मतलब ये हो गया 2H2O और इससे बन गया CO2 प्लस बच्चों H2 एंड 3H2 ये बन गया 4H2। ठीक, तो यहां से आपको पता चला कि इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मैं पूरा लिखे दे रहा हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हो जाएगा इन दो को ऐड करने से बना, यानी कि K1 इंटू K2। और हमारे क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिए, हमारे क्वेश्चन में बच्चों इस वाली रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑलरेडी बताया गया है कि ये क्या है, K3। तो यही रिएक्शन तो देखो ध्यान से, ये हमारी बनी है CH4 प्लस 2H2O से बना CO2 प्लस 4H2। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्वेश्चन में K3 बता दिया गया है, यानी कि यहां पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं K3। आंसर हो गया K3 इक्वल्स K1 इंटू K2। जिस ऑप्शन में ऐसे लिखा हो उसी पे टिक कर देंगे। फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है, यही हो गया आंसर, K3 इक्वल्स K1 इंटू K2। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा बच्चों। इसके बाद आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्लियर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा सा इसको और भी जूम कर देता हूं, ताकि थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दूं। 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा और मैंने साइज बड़ा किया है, अब आपको थोड़ा और अच्छा दिख रहा होगा, वैसे पहले भी दिख रहा था आपको। क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। दो दिए हुए हैं, एक ये और एक ये। इसके लिए लिखा है K1 और इसके लिए लिखा है K2 आर रिलेटेड एज। आपको इनमें आपस में रिलेशन पता करना है। देखो बच्चों, रिलेशन आप कैसे पता करोगे, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक रिएक्शन ये लिखी है, एक रिएक्शन ये लिखी है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, इसके लिए K2। K1 एंड K2 में आपको रिलेशन पता करना है, तो जरा ध्यान से देखिए और थोड़ी सी अकल लगाइए बच्चों। पहली रिएक्शन थी NO प्लस हाफ O2 और इससे बना NO2। जब दूसरी रिएक्शन बनी है तो देखो इसमें NO2 है राइट साइड में, लेकिन सेकेंड रिएक्शन में NO2 है लेफ्ट साइड में। इट मींस, ध्यान से समझिए, इस वाली रिएक्शन को सबसे पहले तो रिवर्स किया गया होगा।
तभी तो NO2 लेफ्ट में गया होगा। तो जरा इसको रिवर्स करके पहले लिख लेते हैं। तो बच्चों जब इसको हम रिवर्स करके लिखेंगे, रेड कलर से ही लिखे दे रहा हूं, तो ये आएगा NO2 और इससे बना NO प्लस हाफ O2। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 की जगह पे अब लिखा जाएगा 1/K1, क्योंकि हमने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है। ये हो गया 1/K1। ओके, अब जरा देखो, ये जब हमने ऐसे लिख लिया रिवर्स करके तो ये हो गया 1/K1। अब बच्चों यहां पे 2NO2 लिखा हुआ है, इसका मतलब जब आप इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब बनेगा 2NO2। तो ये 2NO2 से बनेगा, फिर 2NO प्लस इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा O2। तो यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये क्या बन जाएगा, इस वाली रिएक्शन के लिए था 1/K1, इसी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन गया 1/K1, 2 से मल्टीप्लाई किया है इसका स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन में ध्यान से अब देखो, क्वेश्चन में इस वाली रिएक्शन के लिए 2NO2 से बना 2NO प्लस O2, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए K2 ऑलरेडी बताया गया है। तो यही वाली रिएक्शन तो देखो ये हमारी बनी है 2NO से 2NO2 से 2NO प्लस O2, 2NO2 से 2NO प्लस O2। ठीक, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑलरेडी बताया गया है K2, तो आंसर आ गया K2 इक्वल्स 1/K1 और इस पूरे का स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/K1 स्क्वायर। जरा चेक करो क्या किसी ऑप्शन में से लिखा हुआ है K2 इक्वल्स 1/K1 स्क्वायर, बिल्कुल लिखा हुआ है फोर्थ ऑप्शन में, तो यही इसका हो गया आंसर K2 इक्वल्स 1/K1 स्क्वायर। तो अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे तीन, उन्हीं तीन कॉन्सेप्ट पे ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। जब रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, पलट देते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/ लिख देते हैं। जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में वो नंबर पावर में चला जाता है, और जब रिएक्शंस को आपस में ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उन सारी रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इन तीन कॉन्सेप्ट की हेल्प से ही ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। ठीक, तो बच्चों यहां तक हमने जो क्वेश्चंस करे हैं उससे आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों, मैंने वीडियो जब शुरू किया है तब आपको बताया था कि आज हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट होंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा जिसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो रिएक्शन चेंज होने पे किस तरह से चेंज होता है ये पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद दूसरी बात जो मैंने बोली थी वो ये थी कि रिएक्शन कोशिएंट की हेल्प से, रिएक्शन कोशिएंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से अब हम ये पता करेंगे कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, ये सारी की सारी बातें अब हमें सीखनी है। बच्चों, आपको बोर्ड पे एक नाम दिख रहा है रिएक्शन कोशिएंट। रिएक्शन कोशिएंट को ही मास एक्शन रेशियो भी कहा जाता है। ये होता क्या है बच्चों, ये होता है इस तरह से, सपोज करो कि एक कोई रिएक्शन है इस तरह से कि N1A, मान लो कोई रिएक्शन इस तरह से है कि N1A प्लस N2B और इससे बना है M1C प्लस M2D। ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब इसके लिए हमें लिखना है रिएक्शन कोशिएंट। तो रिएक्शन कोशिएंट जो बच्चों होता है, रिएक्शन कोशिएंट, इसको Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। तो जो ये रिएक्शन कोशिएंट है, या इसी को हम बोलते हैं मास एक्शन रेशियो, इसको Q से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर हम इस रिएक्शन के लिए Q लिखेंगे, यानी कि मास एक्शन रेशियो लिखेंगे, तो Q इक्वल्स यहां पे हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ C की पावर m1 इंटू एक्टिव मास ऑफ D की पावर m2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ A की पावर n1 इंटू एक्टिव मास ऑफ B की पावर n2।
इतना तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो इसको जब हम कैलकुलेट करके सॉल्व करके निकालेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को हम बोलेंगे कि ये हमें पता चल गया है रिएक्शन कोशिएंट। रिएक्शन कोशिएंट का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों जरूरी नहीं कि यहां पे एक्टिव मास ही लिए जाएं। देखो जब ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है एक्टिव मास, और एक्टिव मास का मतलब होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी यानी कि मोल पर लीटर। तो यहां पे मोलैरिटी, मोल पर लीटर में आपको इनका कॉन्सेंट्रेशन लेना है। तो जरूरी नहीं कि ये ऐसे ही लिए जाएं। अगर मान लो पार्शियल प्रेशर दिए गए हैं तो इनको ऐसे भी लिखा जा सकता था, और इनके पार्शियल प्रेशर भी ले सकते थे, यानी कि Q इक्वल्स पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर m1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर m2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर n1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर n2। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। फर्क सिर्फ इतना होता है, पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, जब इनसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो जब एक्टिव मास यूज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc लिखा जाता है, लेकिन जब हम पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kp लिखा जाता है। ये बात आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं रिएक्शन कोशिएंट की। यही जो हम कैलकुलेट करते हैं यही होता है रिएक्शन कोशिएंट। अब बच्चों कुछ छोटी छोटी कंडीशंस बनेगी और उनसे आपको पता करना होगा कि रिएक्शन हो रही है अगर तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, या फिर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हमें समझनी होंगी। उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे केस 1। बच्चों बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, दो टर्म यहां पे मैं यूज करूंगा। मैं केस 1 लिखने से पहले एक बात और यहां पे बता दूं, दो टर्म में यूज करूंगा। एक टर्म में यूज करूंगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं लिखूंगा K, और एक टर्म में बच्चों यूज करूंगा रिएक्शन कोशिएंट। रिएक्शन कोशिएंट, और जो रिएक्शन कोशिएंट है इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा Q। ऐसे ही आपको बुक में भी लिखा हुआ मिलेगा। ये रिएक्शन कोशिएंट Q क्या है अभी आप पता कर चुके हैं। इस तरह से जो कैलकुलेट करके वैल्यू आती है उसी को रिएक्शन कोशिएंट बोला जाता है। अब बच्चों जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो K है ये Kp भी हो सकता है, इट मे बी Kp और Kc, दोनों में से कोई भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे Kp हो और चाहे Kc हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रिएक्शन कोशिएंट को Q से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पे बच्चों कुछ अलग अलग केस हमें समझने हैं। सबसे पहले एक केस 1 देखना है, ध्यान से देखिए। केस 1, अगर मान लो ऐसा हो कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यानी कि K, ये एंड जो रिएक्शन कोशिएंट है Q, इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो, यानी कि K इक्वल्स Q हो। बच्चों यहां पे K जो है ध्यान रखना, इसकी जगह पर Kp भी हो सकता है और Kc भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो, यानी कि Kp इक्वल्स Q हो या Kc इक्वल्स Q हो, ठीक। तो K का मतलब दोनों ही हैं, ये बात दिमाग में रखना, Kp भी एंड Kc भी। तो बच्चों इसका मतलब होता है कि जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है। पूरी बात में लिखे दे रहा हूं, इट मींस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। आप लोग नोट भी करते चलना, ठीक है। अगर K एंड Q इक्वल है, इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है। और बच्चों जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो इसी को आप बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हैं। इसी बात को आप ऐसे लिख सकते थे, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन।
ये इक्वल्स हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बच्चों मैंने ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि इक्विलिब्रियम इसी को तो बोलते हैं जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के बराबर बराबर हो जाते हैं, इसी कंडीशन को बोला जाता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो केस 1 आपको समझ में आ गया होगा। दो वैल्यूज दी होंगी क्वेश्चन में, एक रिएक्शन कोएफिशिएंट की और एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। अगर दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बिल्कुल बराबर बराबर हो तो आप बताना कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल है। इसके बाद बच्चों केस 2 समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो जरा केस 2 इस तरह से होगा कि अगर जो k है ये मोर देन q है, फिर से यहां पे ध्यान रखना k की जगह पर कुछ भी हो सकता है, k की जगह पर kp भी हो सकता है, k की जगह पर kc भी हो सकता है, मोर देन q। ऐसी कंडीशन में आपको आंसर ये बताना है। अभी मैं इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा रटने की, वीडियो पूरा देखते रहना, एक प्यारी सी ट्रिक बताऊंगा बच्चों। इसका मतलब है इट मीन्स reaction is not in equilibrium, देखो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन तो तब होती है जब k एंड q एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहां पे इक्वल नहीं है, k इज मोर देन q है, तो पहली बात तो यही हो गई कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब दूसरी बात जो आपको यहां पे ध्यान रखनी है वो ये बच्चों, जब k मोर देन q होता है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नोट्स बनाते चलना। अभी मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, पहले आप इतना नोट करो, एक ट्रिक बताऊंगा उससे तुरंत आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन नोट्स बनाने भी तो जरूरी है, तो पहले नोट्स बनाओ, फिर इसकी एक ट्रिक बताऊंगा, उससे ये सारी बातें दिमाग में एकदम से बैठ जाएंगी। तो रिएक्शन इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बच्चों रिएक्शन इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये हो गया, दैट इज, इसका मतलब है देखो जब कोई रिएक्शन रिवर्सिबल होती है बच्चों तो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चल रही होती है, ठीक। लेकिन जब ऐसे बोला कि रिएक्शन इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब यह है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर देन बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जल्दी से नोट करो, ठीक है। तो अगर k मोर देन q है तो इतनी तरह की बातें आपको ऑप्शंस में लिखी मिल सकती हैं, जो भी ऑप्शन में लिखा हो उसी को आप आंसर बता देना। दिमाग में बस इतनी बात आपको बिठानी थी बच्चों। यहां पे एक कंडीशन और बनेगी, केस 3। केस 3 बनेगा अगर केस 3 इस तरह से बनेगा कि इफ जो k है बच्चों ये लेस देन है q। फिर से वही बात, जो k है इसकी जगह पर kp भी ले सकते हैं या फिर kc भी ले सकते हैं। kp या kc की वैल्यू अगर q से कम है, q का मतलब है रिएक्शन कोएफिशिएंट, तो बच्चों इसका मतलब ये है इट मींस रिएक्शन इज गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन इज गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बस एक मिनट और रुको, अभी ट्रिक बता रहा हूं, तुरंत याद हो जाएगा आपको। रिएक्शन इज गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बच्चों बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये देखो, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही, इसका मतलब है कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर देन फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन is more than rate of forward reaction। फटाफट इसको नोट करो, ठीक है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर देन रेट ऑफ
फॉरवर्ड रिएक्शन। बच्चों इसी का मतलब ये हुआ कि बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट है। इट मींस ये जो कंडीशन है ये ऐसी कंडीशन है जिसमें बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट है। इट मींस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा बन रहे होंगे। ओके, तो घुमा फिरा के चाहे जैसे ऑप्शंस में लिखा हुआ मिले आप इस तरह से आंसर इसमें बता देना। अब जरा देखो, अभी हमने 3 कंडीशंस पढ़ी हैं और इन तीनों कंडीशंस को जल्दी से याद कर लेते हैं। देखो एक कंडीशन ऐसे बनी थी कि k इक्वल्स Q, एक कंडीशन बनी थी k इज मोर देन Q और एक कंडीशन बनी थी k इज लेस देन Q। तीन ही कंडीशन हो सकती हैं Q के साथ जब कंपेयर करोगे। तो जो आंसर आया था उसकी ट्रिक समझो। बच्चों ट्रिक ये है, अगर आप अल्फाबेटिकली देखोगे, ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी सी ट्रिक बता रहा हूं। अल्फाबेटिकली देखोगे तो A B C D E F G H I J K पहले आता है, K L M N O P Q बाद में आता है। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है पहले उसको लिख लिया यानी कि K, और जो बाद में आता है वो बाद में लिख लिया यानी कि Q। पहले लिख लिया K और उसके बाद लिख लिया Q। ठीक, अब जरा देखो क्या क्या मैंने कंडीशंस बताई। पहली कंडीशन मैंने बताई इस तरह से कि जब K इक्वल्स Q है, जब K एंड Q इक्वल हैं तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आप बता देना कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इक्विलिब्रियम। ठीक, अब जरा देखो आपको K पहले और Q बाद में लिखना है। दूसरा देखो, अगर ऐसे हो कि K इज मोर देन Q, अब आपको पता करना है कि ये क्या है। तो यहां पे एक छोटी सी ट्रिक लगाना, जो सिंबल है, जो साइन बना हुआ है, इस साइन को आप एरो में कन्वर्ट करना। अगर आप इसको एरो में कन्वर्ट करोगे तो देखो एरो कैसे बनेगा, इससे एरो ऐसे बनेगा। यहां पे अगर हम ऐसे डॉट 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 बना दें तो ये देखो एरो बन गया। ये एरो ऐसे ही तो बनेगा। ठीक, तो ये एरो आपको दिख रहा है लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या हो गया कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट फास्ट है यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी ज्यादा है। तो इसी सिंबल को अगर हम एरो में कन्वर्ट करें तो समझ में आ गया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है। ठीक, तो पता चल गया कि रिएक्शन इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ जा रही है यानी कि लेफ्ट टू राइट जा रही है। ठीक, इसके बाद बच्चों एक तीसरी कंडीशन मैंने बताई, जरा उसकी भी ट्रिक समझ लो। तीसरी कंडीशन, अगर K जो है वो लेस देन है Q के, अब आपको इसका आंसर पता करना है। फिर से हमें क्या करना है, हमें इसी सिंबल को एरो में कन्वर्ट करना है। इससे जब एरो बनाओगे तो यहां से ऐसे डॉट 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 अगर लगाएंगे तो एरो बन जाएगा। देखो इस सिंबल से जो एरो बन रहा है वो इधर से इधर जा रहा है यानी कि बैकवर्ड जा रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रहा है। तो यहां से आपको एक हिंट मिल गया कि रिएक्शन इज गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ट्रिक समझ में अच्छे से आपको आ गई होगी। तो इसका मीनिंग हो गया कि रिएक्शन इज गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन इज गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, यही तो 3 कंडीशन थी। इक्वल्स में इक्विलिब्रियम बताना है। इस तरह से अगर है तो बस इसको हमने एरो में कन्वर्ट किया, पता चल गया कि रिएक्शन इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस तरह से है तो बस इसको एरो में कन्वर्ट किया, बता दिया रिएक्शन इज गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बस ध्यान इतना रखना, K पहले लिखना है, Q बाद में लिखना है, और ये भी भूलने की जरूरत नहीं। अल्फाबेटिकली A B C D E F G H I J K पहले आता है तो पहले K लिखना, Q बाद में आता है तो Q बाद में लिखना, और इस तरह से आपको आंसर पता चल जाएगा। तो आज मैंने आपको 2 टॉपिक बताए थे पढ़ाने के लिए। एक मैंने बोला था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे चेंज हो जाता है जब रिएक्शन को रिवर्स करते हैं या रिएक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या जब बहुत सारी रिएक्शंस को आपस में ऐड करते हैं। उनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए थे। दूसरा पॉइंट मैंने आज आपको पढ़ाने के लिए बोला था
कि मैं आज आपको बताऊंगा रिएक्शन कोशिएंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से आप कैसे पता कर सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या फिर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। ये बात भी मैंने आपको समझा दी है। इसके भी जो भी क्वेश्चंस होंगे अब आपसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन बच्चों क्वेश्चंस लगाना, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये दोनों के दोनों टॉपिक आज के होते हैं कंप्लीट। बच्चों जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। अरे टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर तो ऐसे शीशे की तलाश कर। ऑल द बेस्ट बच्चों, टाटा बाय बाय, लव यू बच्चों, बाय बाय। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। बाय बाय बच्चों, लव यू।